जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। अभी तक आपके सामने बच्ची के और बच्ची के हस्बैंड में घटित हुई घटनाओं को मैं आपके साथ साझा कर रही थी। घर में सबसे छोटे होने के कारण किसी भी तरह का बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि आप अपनी राय भी नहीं दे सकते, इतना भी अधिकार नहीं था। छोटा है, इसको क्या पूछना, ये कौन होता है, इसको अधिकार नहीं है, ये बातें तो कहा ही करते थे घर के सभी सदस्य। घर छोड़कर जब बच्ची और बच्ची के हस्बैंड दूसरे शहर में रहने के लिए चले जाते हैं, उस वक्त पूरा परिवार बच्ची का और बच्ची के हस्बैंड का साथ छोड़ चुका होता है। साथ तो उन लोगों का पहले भी नहीं था, एक तरह से अत्याचार ही था। फिर भी उनको वो अपने लगते थे, बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को फिर भी वो लोग अपने लगते थे। मेरे माता पिता, मेरे भाई भाभी, मेरे बहन बहनोई सब अपने लगते थे, मेरी बुआ। जब घर छूट जाता है, शहर छूट जाता है, सब कुछ छूट जाने के कारण बच्ची के हस्बैंड के दिमाग पर एक गहरा सदमा लग जाता है, जिस कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने मेरे भाई के बच्चों की हर खुशी का ध्यान रखा और आज मेरा बच्चा बीमार है तो मेरा भाई मुझे ये कहता है कि दोबारा फोन मत करना, पैसों की बात मत करना। बहुत दुख होता है, बच्ची के हस्बैंड रोते हैं। 1 साल का बच्चा है, ये बीमार है, घर में किसी को दया नहीं आई। बड़े भाई साहब की 4 बेटियां थी, मेरे पास रहा करती थी, मैं उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा करता था। आज भाई साहब को मेरे बच्चे पर दया नहीं आई। इस बात को वो बार बार दोहराने लगते हैं। डिप्रेशन में तो आ ही चुके थे परिवार के कारण। सहन नहीं कर पाते हैं कि मेरे भाई कैसे बदल गए, मेरे कैसे मुझे घर से निकाल दिया, कैसे। पूरे परिवार का हाथ था साइंटिस्ट भाई साहब को उस बिजनेस में एंटर करने में, और किस तरह से पूरे परिवार ने इसी कारण से, इन शब्दों के कारण से उस बच्ची ने सारे एविडेंस इकट्ठा करना शुरू किए। जब बच्ची के हस्बैंड पर ये एक स्टैंप लगने लगी, ये एक दाग लगने लगा कि ये तो बेचारा साइंटिस्ट था, इसको छोटे भाई ने जबरदस्ती इस बिजनेस में एंटर कर दिया, जबरदस्ती इसको बिठा दिया, ये तो पढ़ा लिखा था, इसको व्यापार से क्या मतलब, इसने तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी थी। बड़ी सफाई से वो दुनिया के सामने ये झूठ रख देते हैं और बाहर वाले, समाज वाले सब विश्वास कर जाते हैं ये बेचारा सच बोल रहा है। और छोटे भाई ने अच्छे से बिजनेस को हैंडल नहीं किया, इसलिए बड़े भाई को फंसा दिया। इन सब बातों को सोचते सोचते बच्ची के हस्बैंड जब डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो इतना गहराई में डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बच्ची को संभालना मुश्किल हो जाता है। वो कम से कम एक दिन में 4 से 5 बार सुसाइड की कोशिश किया करते हैं। पूरी पूरी रात बच्ची अपने पति को गोद में एक छोटे बच्चे की तरह लेकर बैठी रहती है। उसको रात और दिन ये चिंता रहती है कहीं इनको कुछ हो ना जाए। पारिवारिक सदस्य एक भी फोन उठाना भी पसंद नहीं करता है, ना भाई फोन उठाते हैं, ना कोई अन्य सदस्य, बुआ वगैरह सब बात करना बंद कर देते हैं, रिश्ते दूर हो जाते हैं, बिजनेस जबरदस्ती ले लेते हैं, घर से निकाल देते हैं, सारे रिश्तों के रूप बदल जाते हैं। बच्ची के हस्बैंड सहन नहीं कर पाते हैं, कैसे बदल गया मेरा परिवार, बदला हुआ तो पहले भी था, अत्याचार तो पहले भी कर रहे थे, पर बस एक अटैचमेंट थी कि मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरी बुआ, मेरी बहन। जब शहर छूट जाता है, घर छूट जाता है, बच्ची के हस्बैंड सहन नहीं कर पाते हैं, वो इतना गहराई में चले जाते हैं कि वो डिप्रेशन से बाहर निकल ही नहीं पाते। एक दिन में 4 से 5 बार वो सुसाइड की कोशिश करते हैं। एक गोद में उसका छोटा सा बच्चा और दूसरी तरफ अपने पति को भी एक बच्चे की तरह उसको संभालना पड़ता है। समझ नहीं पाती है बच्ची को खुद को
इतनी समझ नहीं होती है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, किससे साझा करूं। पारिवारिक सदस्य कोई फोन नहीं उठाता है, बोल देते हैं कि यहाँ फोन मत करना दोबारा। एक बच्चे के बीमार होने से जब बच्ची का हस्बैंड फोन करता है अपने भाई को कि मेरा बच्चा बीमार है, और उसका भाई कितनी आसानी से कह देता है कि अपने ससुराल से मांग ले पैसे, वो भूल जाता है कि तुम्हारी अपनी बच्चियों का ख्याल चाचा ने कभी तो रखा था। उनके सुख सुविधा का कितना ख्याल रखा था इस चाचा ने, और तुमने इसी चाचा के अपने भाई के बच्चे के लिए एक पल नहीं सोचा कि इसका बच्चा बीमार है। घटनाएं हर दिन घटती रहती हैं। बच्ची के हस्बैंड डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बच्ची के हस्बैंड के पास अपने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लाने के भी पैसे नहीं होते। कैसे वो इस दौर से बाहर निकले? ईश्वर का हर वक्त वो शुक्रिया अदा करती है, हे परमात्मा, तूने यदि संकट दिया है तो हरेगा भी तू ही, कुछ तो मार्गदर्शन कर। बच्ची के हस्बैंड अपने ईश्वर का नाम लेना शुरू करते हैं, अपने इष्ट का नाम लेना शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी पब्लिक ऑडियंस मेरी ये वीडियो देख रही है, मैं उन सबको भी यही सलाह दूंगी। किसी के भी जीवन में यदि संघर्ष है, किसी के भी जीवन में यदि डिप्रेशन है, किसी भी तरह की समस्या है, अपने ईश्वर के चरण कभी ना छोड़े। इस बच्ची के जीवन की कहानी मैं आज आपसे साझा कर रही हूँ, इसका सिवाय ईश्वर के और कोई सहारा था नहीं। ईश्वर आता है हाथ पकड़ने के लिए, हम समझ नहीं पाते हैं। संघर्ष किसी के जीवन में बिना कारण नहीं आता है, बिना कारण कोई घटना घटित नहीं होती है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। जब संघर्ष बीत जाता है तब ये जो मैं आज आपसे बातें कर रही हूँ, ये बातें बड़ी आसानी से कह देते हैं। जिस समय घटित होता है उस समय सहन करना उतना ही मुश्किल होता है। फिर भी मैं उन लोगों से एक निवेदन करूंगी, यदि किसी के जीवन में संघर्ष है, हिम्मत मत हारना, अपने ईश्वर के चरण कभी मत छोड़ना, खुद से ज्यादा भरोसा अपने ईश्वर पर करना, किसी इंसान पर तो भरोसा कभी मत करना, क्योंकि कहावतें झूठी नहीं है कि गिरगिट रंग बदलता है, उससे तो हजारों गुना ज्यादा इंसान रंग बदलता है, वो एक रंग में रह ही नहीं सकता। ये हम इंसानों की फितरत है। इसीलिए उस परमात्मा से जुड़े जो एक रंग का है, जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, अपने अंदर विराजमान है, अपने मनोबल के रूप में, अपनी सहन शक्ति के रूप में, उसे पहचाने। कहानी को फिर से शुरू करती हूँ। उस बच्ची के हस्बैंड अपने ईश्वर का सहारा लेते हैं, परमात्मा से रात दिन प्रार्थना करते हैं, मुझे ताकत दो, मेरा परिवार बिखर जाएगा, आज मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा मार्गदर्शन करो। बच्ची के हस्बैंड अपने इष्ट का नाम लेना शुरू करते हैं, निरंतर भगवान का अपने सिमरन करते हैं। उस परमात्मा की कृपा से बच्ची के हस्बैंड का डिप्रेशन का ट्रीटमेंट छूट जाता है। वो पावर आप समझ सकते होंगे कि ऐसे हालातों में, डिप्रेशन में, जब आपको कोई मनोबल बढ़ाने वाला भी आपके पास ना हो, कौन बनता है आपका सहारा? वो परमात्मा। उसी परमात्मा के आश्रय बच्ची के हस्बैंड ने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट छोड़ दिया। प्रयास फिर से करना शुरू किया कि कहीं नौकरी मिल जाए या कहीं व्यापार हो जाए। नहीं मिल पाने के कारण फिर बच्ची के हस्बैंड परेशान तो होते हैं। बच्ची के और बच्ची के हस्बैंड के जीवन में परेशानियां तो अनेकों होती हैं, फिर भी हिम्मत रखते हैं, साझा किसी से नहीं करते हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने साझा किया, एक नहीं हजारों उंगलियां उठ गई उनके सामने। तुम गलत हो, तुम्हारी गलती है, तुम गलत हो, तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा कर दिया। कोई कहता है तुमने सहन नहीं क्यों किया, कोई कहता है कि तुमने खुद अपने भाई को यहाँ पर बिठा दिया।
किसी भी सदस्य का बच्ची के हस्बैंड के पास कभी हालचाल पूछने के लिए फोन नहीं आता है परिवार से। सिर्फ फोन किया करते हैं तो बच्ची के फादर इन लॉ अपने बेटे को दिन में 4 से 5 फोन किया करते हैं। उनको लगता है कि मेरा बच्चा कहीं सुसाइड ना कर ले। उनको पता होता है कि बच्चा परेशानी में है। जब बच्ची के ससुर जी बच्ची के हस्बैंड को फोन करते हैं, उस पर भी घर वाले पाबंदियां लगा देते हैं। तुम ज्यादा फोन क्यों करते हो, बैलेंस खत्म हो जाता है, हमें तुम्हारा फोन रिचार्ज करवाना पड़ता है। जबकि बच्ची के ससुर जी की पेंशन आती है, वो पेंशन जो साइंटिस्ट बेटा होता है वो हर महीने उनसे ले लिया करता है। या ऐसा समझ लीजिए बच्ची की जो मदर इन लॉ थी वो बेड पे आ जाती हैं, उनका इलाज चलता है। जब घर ले लेते हैं, बिजनेस ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसी घर में वो रहते हैं। जो रहेगा जहां पर माता पिता की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। यदि अन्य सदस्यों को घर से निकाल दिया तो वो कैसे करेंगे सेवा। ऐसे ही बड़े वाले जो फिजिक्स लेक्चरर जो ब्रदर इन लॉ थे बच्ची के, उनको भी बहुत साल पहले ऐसे ही घर से निकाल दिया था, पर उनकी सर्विस दूसरे शहर में होने के कारण वो मां की सेवा नहीं कर सकते थे। साइंटिस्ट बेटे ने घर दबा लिया, बिजनेस दबा लिया। उसी घर में पेरेंटल घर था, माता पिता वहीं रहा करते थे, तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। समाज में एक बहुत बड़ा बवाल सा हो गया। बेचारी सेवा करती है सास ससुर की, बेचारी सास ससुर की सेवा करती है। वहीं उसके हस्बैंड जो साइंटिस्ट ब्रदर इन लॉ था, फादर इन लॉ को पूरी तरह से थ्रेट कर देता है, बहुत परेशान कर देता है कि मेरी पत्नी सेवा करती है, दूसरे बेटे नहीं करते हैं। वो खुद ये नहीं समझ पाता है कि बड़ा भाई दूसरे शहर में रहता है, उसकी नौकरी है, छोटे भाई को तूने घर से निकाल दिया, तूने घर और व्यापार दोनों कब्जे में ले लिया, तुम रहते हो माँ बाप के घर में, किसी को आने नहीं देते। यहाँ तक बोल दिया जाता है फादर इन लॉ को, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटियां मेरे घर में नहीं आनी चाहिए, मेरी बेबी किसी की नौकर नहीं है। तो बहन बेटियां भी डरती हैं उस घर में जाने से। फिर सास की सेवा जाहिर सी बात है साइंटिस्ट की पत्नी को करनी पड़ती है। उसमें समाज कहता है बेचारी सेवा करती है। पिता की पूरी पेंशन वो बेटा ले लिया करता है, मेरी पत्नी सेवा करती है, मेरे घर का राशन, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, यहाँ तक कि यदि 4 मेहमान अगर उस बच्ची की सास के हालचाल पूछने के लिए आते हैं, उसके चाय के लिए दूध भी आता है तो वो फादर इन लॉ को ला कर देना पड़ता है। मेरी पत्नी सेवा करती है। छोटे भाई से बिजनेस ले लिया, छोटे भाई से पैसे ले लिए, शेयर मार्केट में लगा दिया, बीवी के गहने बना, बच्चों की सेविंग करवा दी। और फिर बात आती है पिता की पेंशन की। पिता की पेंशन पर लोन उठाते हैं, मुझे व्यापार के लिए पैसा चाहिए, पिता की पेंशन से पैसा कटने लगता है। बाहर समाज में ये बातें जाकर नहीं बताता है वो किसी को, बाहर समाज में बेचारा बनकर रहता है। मेरी पत्नी सेवा कर रही है, मेरी पत्नी बहुत संस्कारी है, बड़ी बहू और छोटी बहू तो घटिया खानदान से है, मेरी पत्नी सेवा कर रही है तो बहुत गुणवान है, वो बहुत संस्कारी है। वो अंदर की बातें बाहर वाले लोगों को नहीं पता होती हैं। बच्ची के हस्बैंड जब दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं, माँ बीमार होती है तो माँ का हालचाल पूछने जाया करते हैं। जब माँ का हालचाल पूछने जाया करते तो जो साइंटिस्ट ब्रदर इन लॉ था बच्ची का, उसको फिर से एक डर सा सताने लगता है। इसके जीवन में संघर्ष है, कहीं ऐसा ना हो ये व्यापार वापस ले ले मुझसे, कहीं ऐसा ना हो ये वापस घर ले ले मुझसे। एक उसको अनचाहा डर सा सताने लगता है। उसको लगता है ये परेशान है, कहीं वापस आकर इसी घर में रहने ना लग जाए। बच्ची के हस्बैंड को मना कर देता है कि मेरे घर में कदम रखा तो सोच लेना, धर्मशाला नहीं है।
इतना सुनने के बावजूद भी बच्ची के हस्बैंड को लगता है मेरी माँ बीमार है, चल नहीं पाती है। क्या हुआ, 2 शब्द कुछ बोल दिए माँ ने तो, डांट दिया तो क्या हुआ, आज वो बिस्तर पे है, कम से कम हालचाल पूछने के लिए तो आ ही सकता हूँ। पर जो साइंटिस्ट बेटा होता है उसको तो डर कुछ और ही सताता है, कहीं ये बिजनेस वापस ना ले ले, कहीं ये इस शहर में वापस ना आ जाए। यही रात दिन सोचते सोचते वो अपने भाई के ऊपर फिर से हाथ उठाना शुरू कर देता है। जब भी वो माता पिता से मिलने के लिए, वहीं जब बच्चा अपने माता पिता से मिलने के लिए 15-20 दिन में, महीने में आता है, 24 घंटे का सफर तय करके आता है, साइंटिस्ट बेटा हाथ उठाता है और भाई को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। मेरी बीवी को तू क्या समझता है, नौकर है? मेरे घर को तू क्या समझता है, ये धर्मशाला है? बच्ची की जो सास होती है वो शारीरिक बीमारी से ऐसी ग्रस्त हो जाती है कि उसके धीरे धीरे हाथ पैर बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि उनकी जुबान भी चलना बंद हो जाती है, आवाज चली जाती है। कितना भी हो, कहते हैं ना माँ मारती है पर मारने नहीं देती है। बच्चे को अपनी माँ से लगाव होता है, बच्चे को अपनी माँ की हालत देखकर दया आती है कि आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो बोल नहीं पाती है, वो चल नहीं पाती है, वो अपने आप से खाना नहीं खा पाती है, अंदर से तकलीफ होती है, हालचाल पूछने के लिए जाता है। भाई के बार बार हाथ उठाने पर भी हालचाल पूछने जाता है, अपने आप को हिम्मत देता है कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, हाथ उठाएगा, थप्पड़ मारेगा, कम से कम एक बार माँ को संभाल के आ जाऊंगा। बच्ची के हस्बैंड फिर से जाते हैं हालचाल पूछने के लिए माँ के। 24 घंटे का सफर तय करता है, जाता है, घर पहुंचता है, माँ को संभालता है। साइंटिस्ट की बेटी एक गिलास पानी लेकर आती है, वो पानी भी नहीं पी पाता है वो बच्ची का हस्बैंड। उतने में ही साइंटिस्ट बेटा आता है और बहुत ही बुरे तरीके से, शायद मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ, इतने बुरे तरीके से छोटे भाई के ऊपर हाथ उठाता है। वहां पूरा परिवार मौजूद होता है, जो फिजिक्स लेक्चरर साहब होते हैं, उनकी मिसेज, उनके बच्चे, साइंटिस्ट साहब जो थे उनके बच्चे, सब ये दृश्य देखते हैं। माता पिता खूब जोर जोर से रोते हैं, पिता को बहुत रोना आता है। माँ ने चाहे पहले कुछ भी घटना घटित की हो बच्ची और बच्ची के जीवन में, माँ की आंखों से वो दर्द भरे आंसू निकलते हैं जिसका वो बयान नहीं कर सकती है, क्योंकि जुबान भी बंद हो जाती है। एक पानी का घूंट वो बच्चा अपने घर में नहीं पी पाता है। साइंटिस्ट जो होता है पूरे तरीके से अपने भाई को मारता है, बहुत बुरे तरीके से, और धक्के देकर फिर से घर से निकाल देता है। पूरा परिवार रोता है, बच्चे तक रो पड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब वो दृश्य देखते हैं, बच्चे भी रो पड़ते हैं, पर उस राक्षस को दया नहीं आती है। उसी वक्त बच्ची के हस्बैंड घर से निकल जाते हैं। पिता रोते हुए बच्ची के हस्बैंड के पीछे पीछे जाते हैं। पिता बच्ची के हस्बैंड को गले लगाते हैं, मेरी एक गलती के कारण आज तेरी ये हालत हो गई। बच्ची के ससुर जी बच्ची के हस्बैंड को आश्वासन देते हैं, एक दिन सब अच्छा होगा, तू हिम्मत मत हारना, तू घबराना मत, मेरी मजबूरी है, यदि मैं इसको कुछ कहूंगा तो तेरी माँ की सेवा कौन करेगा, तेरी माँ की हालत देख। वो बच्चा फिर से चुप होता है, अपने माता पिता के लिए सोचता है कि आज मेरे माता पिता इस हालत में हैं और मैं उस लायक भी नहीं हूं कि अपने पिता की कुछ सहायता कर सकूं, क्योंकि घर से भी निकाल दिया, शहर से निकाल दिया। इसमें बड़े भाई की भी कोई गलती नहीं थी, बड़ा भाई दूसरे शहर में रहता है, अपनी नौकरी छोड़कर नहीं आ सकता है, पर बड़ा भाई अपनी एक बेटी को हर वक्त अपनी माँ की सेवा के लिए उनके पास रखता है, यहाँ तक कि उस बच्ची की पढ़ाई छुड़वा कर 1 साल वो अपनी बच्ची की पढ़ाई छुड़वा देता है अपनी माँ की सेवा के लिए।
और ताकि जो साइंटिस्ट जो बेटा था वो हर वक्त पिता को थ्रेट किया करता था कि मेरी पत्नी सेवा करती है, इसी माहौल के कारण वो बड़ा भाई अपनी बच्ची की पढ़ाई छुड़वाकर अपनी एक बेटी को उनके हर वक्त पास रखता है ताकि माँ की सेवा हो सके। समाज में ये नहीं दिखाया जाता है कि जो बड़ा भाई था फिजिक्स लेक्चरर उसकी बेटी भी सेवा करती है। समाज में एक ही बात दिखाई जाती है कि साइंटिस्ट की पत्नी ही सेवा करती है, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी। बच्ची की सेवा को तो देखा अनदेखा कर दिया गया था। पिता मजबूर हो जाते हैं। सोच सकते हैं कि माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं क्या क्या मजबूरियां हम बच्चे उनके सामने खड़ी कर देते हैं। पिता मजबूर हो गए कि तेरी माँ की सेवा कौन करेगा। जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया उनको अपनी ही सेवा के लिए सोचना पड़ता है। आगे मैं कुछ अभी बोल पाने की सिचुएशन में नहीं हूँ, क्षमा चाहूंगी। वो बातें ऐसी हैं कि तकलीफ होती है कि एक माता पिता को औलाद किस कदर मजबूर कर देती है, किस कदर मजबूर कर देती है कि मेरे परिवार का खर्चा भी तुम चलाओगे। यदि मेरी पत्नी तुम्हारी वाइफ की सेवा कर रही है तो मेरे परिवार का खर्चा भी तुम चलाओगे। बच्ची के ससुर साइंटिस्ट के परिवार का खर्चा संपूर्ण अपने कंधों पर ले लेते हैं। जब बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को घर से निकाल दिया जाता है उसके बाद बिजनेस है, घर है, वो घर पर भी लोन ले लेता है, ससुर की पेंशन पर भी लोन ले लेता है, और जो पेंशन आती है उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं था समाज में, परिवार में, कि जो तूने व्यापार लिया उसका पैसा कहाँ जाता है। समाज बाहर कहने लग गया कि बेचारी सेवा करती है। बेचारों ने माता पिता की सेवा की। कैसी सेवा की? वो बच्ची हर बात समाज में एक एक सदस्य के सामने रख सकती थी। मर्यादा की ऐसी बेड़ियां पैरों में बांध दी जाती हैं कि पिता का सोचो, ससुर का सोचो, ससुराल का सोचो, पति का सोचो, इसी में उलझ कर रह जाते हैं। आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।